आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे आवृतबीजी पौधों के बारे में। आवृतबीजी पौधों को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम के बच्चे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे आवृतबीजी पौधे कहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं आवृतबीजी पौधों का एक तीसरा और नाम है जिसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हें हम फेनेरोगैम्स भी कहते हैं, इन्हें फेनेरोगैम्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पुष्पी पादप के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके पहले पॉइंट की, ये कैसा इनका हैबिट है। ठीक है, हैबिट कैसा है, सभी स्थानों पर उगते हैं ये, और ये पर्वत पर लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर भी उग सकते हैं। ये इंसेक्टिवोरस होते हैं। पिक्चर प्लांट की बात करें, ड्रोसेरा की बात करें और वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें तो वो पौधे कैसे होते हैं, होते तो आवृतबीजी हैं लेकिन वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। कैसे होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। एपीफाइट यानी कि अधिपादप के रूप में रहते हैं। आर्किड की बात करें, पैरासाइट भी होते हैं। अमरबेल की बात यानी कस्कुटा की बात करें, और सिम्बियोंट भी होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट में ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या फिर बहुवर्षीय हो सकते हैं। ओके, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। ये साग के रूप में रहते हैं, झाड़ियों के रूप में रहते हैं। ओके, झाड़ी के रूप में रहते हैं, वृक्ष आदि के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है इनकी लगभग 2,50,000 जातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इनमें जो बीज होता है वो फल के अंदर बंद रहता है। ध्यान रखने वाली बात है, आवृतबीजी पौधों का नाम रखा गया इसलिए क्योंकि इनका जो बीज होता है वो फल के अंदर बंद रहता है। अनावृतबीजी पौधे वो होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर नहीं होता है, उनमें अंडाशय का अभाव ही होता है। ठीक है, तो ये आवृतबीजी पौधे हैं, इनमें बीज जो होता है फल के अंदर बंद रहते हैं। आगे बात करें, इसका जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका जो मुख्य पौधा होता है वो गैमिटोफाइट होते हैं। तो इसका मुख्य पौधा जो है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्विध होता है, जो जड़, तना और पत्ती में विभेदित रहता है। जब पौधा डेवलप हो जाता है तो उसमें फूल, फल, बीज इत्यादि आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो सबसे छोटा पौधा है वो वॉल्फिया है, और सबसे बड़ा पौधा जो है वो यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा पौधा क्या है, यूकेलिप्टस है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनमें अंडाशय पाया जाता है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर जो है, इसमें अंडाशय पाया जाता है। ओके, अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के पाए जाने के कारण ही इनमें फल का निर्माण होता है। अंडाशय की जो भित्तियां होती हैं वो फल भित्ति का निर्माण करती हैं। आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की, इनके नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं, यानी कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो उसे इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। स्टेमन 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। चित्र के माध्यम से हम जरा से समझते हैं स्टेमन होता क्या है, पुष्प में कहाँ पर पाया जाता है। तो पुष्प में जो बीज की ये संरचना दिख रही है आपको, जो गोल गोले के अंदर मैंने बंद कर रखी है, इसका जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग होता है उसे एंथर यानी कि परागकोश कहते हैं। नीचे की ओर जो धागेनुमा संरचना नीचे जुड़ी रहती है उसे हम फिलामेंट यानी कि उसे फिलामेंट कहते हैं, जिसके माध्यम से ये जुड़ा रहता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हम स्टामेन। अगर बहुत सारे ग्रुप मिलाकर उन्हें अध्ययन करें तो उन्हें हम कहेंगे एंड्रोसियम। ठीक है, तो जो पुष्प का नर जननांग होता है उसे एंड्रोसियम कह दें। अगर उसकी एक इकाई की बात करें तो उसे हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके मादा जननांग की। मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम अंडप, ठीक है, यानी कि कार्पल कहते हैं। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अंडप कार्पल कहते हैं, कार्पल्स। और कार्पल्स जो होते हैं उनमें 3 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ऊपर की ओर जो होता है वो स्टिग्मा होता है, बीच में स्टाइल होता है, नीचे ओवरी पाई जाती है। चित्र के माध्यम से हम जरा समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें देखिए ऊपर जो घुंडीनुमा संरचना है जिसे हमने राउंड कर रखा है उसे कहते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा बड़ा हेल्प करता है जब पराग कोश यानी कि एंथर से परागकण निकलकर पॉलिनेशन के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, तो ये नए शर्करा युक्त पदार्थ देता है जिससे ये अंकुरित होकर निषेचन में भाग लेते हैं। नीचे की ओर जो पतला भाग दिख रहा है उसे हम स्टाइल कहते हैं, यानी कि वर्तिका कहते हैं। ऊपर वाले एरिया को वर्तिकाग्र, नीचे वाले एरिया को वर्तिका, और नीचे की ओर फूला हुआ जो भाग है उसे अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं। ओके,
इन तीनों स्ट्रक्चर के मिलने से जो संरचना बनती है उसे हम कार्पल कहते हैं। और कार्पल गायनोसियम की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम वैसे तो गायनोसियम कहते हैं, उसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। ओके, बात समझ में आई। इसके अलावा पुष्प की संरचना में और चीजें देख लेते हैं। जो कलरफुल भाग होते हैं पुष्प के उन्हें हम पेटल कहते हैं। पेटल कोरोला की एक इकाई होती है, ठीक है। मिलने से इनका कोरोला का निर्माण होता है। कोरोला को हम द्वितीय दल मतलब वो कहते हैं, चक्र कहते हैं। कोरोला जो होता है वो द्वितीय चक्र होता है। इसे हिंदी में हम दलपुंज कहते हैं। ओके, नीचे की ओर देख लेते हैं। ग्रीन पार्ट होता है पुष्प में, उसे हम कहते हैं सेपल, उसकी एक इकाई को सेपल कहते हैं। और ये कैलक्स का एक यूनिट होती है। सेपल जो होता है वो कैलक्स की एक यूनिट होती है, तो इसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। जितनी भी ये संरचनाएं हैं सब एक स्ट्रक्चर पे रखी रहती हैं, जिसको हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है, पुष्पासन कहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं। मान लो जिन पौधों में पेटल और सेपल एब्सेंट रहते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें पाए जाते हैं टैपल। जैसे कि हम एक बीजपत्री पौधे जैसे फैमिली की बात करें, पोएसी फैमिली में इस तरह की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उनमें सेपल और पेटल की जगह पाए जाते हैं टैपल, ठीक है। टैपल यानी कि परिदलपुंज पाया जाता है। ओके, इसके अलावा एक और है, जैसे बात करें हम केला की, तो केला में भी पेरियंथ यानी कि परिदलपुंज पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इनके मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट जो इनका होता है वो पोलन ग्रेन होता है, यानी कि परागकण होता है। परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के फलस्वरूप दो गैमेट का निर्माण कर लेता है, जो आगे चलकर दोहरा निषेचन में भाग लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी के फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है इसका ओव्यूल होता है, ध्यान रखना। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इसका ओव्यूल होता है, जिसे बीजांड कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर बीजांड की स्ट्रक्चर बनाई गई है, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इनका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसकी जरा विशेषता होती है। इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 7 सेल्ड तथा 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। 7 सेल्ड तथा 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें देख लेते हैं 7 सेल क्या है, 8 न्यूक्लियस क्या है। तो जब समसूत्री विभाजन हो रहा था उसके माध्यम से इसमें 8 न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। 3 चले गए कलाजल एंड की ओर यानी कि निभागी छोर की ओर, और 3 चले गए माइक्रोफाइलर एंड की ओर यानी कि बीजांड द्वार की ओर। बीजांड द्वार की ओर की कोशिकाओं ने 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण किया। एक सेल बनी सेंटर वाली, और दोनों साइड की जो सेल्स होती हैं उन्हें सिनर्जिड यानी कि सहायक कोशिकाएं कहते हैं, जो निषेचन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, दोनों साइड के 2 न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। कलाजल एंड की ओर पाई जाने वाली तीनों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और उनके ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। निषेचन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं, इनका अभी तक कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं पता लगा है, ठीक है। जो ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है उसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन को हिंदी में परागण कहते हैं। परागण के लिए परागण भी 2 प्रकार का होता है। परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके पौधे अधिकतर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल नहीं होते हैं। बाइसेक्सुअल होने के कारण उनमें स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और जो पौधे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें होता है परपरागण। तो परपरागण के लिए निम्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे देखिए जल, वायु, जंतु। जंतु में जो मुख्य जीव हैं उनका नाम है कीट। कीट पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा चमगादड़ है, पक्षी हैं, ठीक है, और घोंगा, मेलकोफिली जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से भी परागण होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दोहरा निषेचन।
आवृतबीजी पौधों के बारे में अगर आप एम्ब्रियोलॉजी अध्ययन कर रहे हो, आपको डुअल फर्टिलाइजेशन ना मिला, ये हो ही नहीं सकता। तो डुअल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो KVS का हो, NVS का हो, PGT, TGT, कुछ भी हो। तो आज की ये वीडियो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या KVS, NVS या PGT या TGT की तैयारी कर रहे होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें डुअल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डुअल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक बार नहीं 2 बार निषेचन हो। तो 2 बार निषेचन कैसे होता है, जरा यहाँ समझ लेते हैं कि जो परागकण होते हैं, परागकण परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं और पोलन ट्यूब आकर माइक्रोपाइल की जगह पर सिनर्जिड कोशिका के पास आकर फट जाती है और उससे 2 मेल युग्मक यानी कि मेल गैमीट निकलते हैं। मेल गैमीट में से एक गैमीट तो एग सेल से मिलकर जाइगोट का निर्माण कर लेता है और दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो मिलता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाकर और बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ठीक है, जो जाइगोट बनाता है उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो हैप्लॉइड एग सेल थी, हैप्लॉइड था वो, तो एम्ब्रियो जो होता है वो होता है डिप्लॉइड, और यहाँ पर डिप्लॉइड सेकेंडरी कोशिका थी, इसमें एक जाकर न्यूक्लियस मिला तो हो गया ट्रिप्लॉइड। यानी कि इनमें त्रिशल्यन के माध्यम से इंडोस्पर्म की प्राइमरी कोशिका का निर्माण होता है और वो लगातार विभाजन और वृद्धि के द्वारा इंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका जो एम्ब्रियो होता है वो डिप्लॉइड होता है और इंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नारियल होता है उसमें खाने योग्य जो हमारा भाग होता है उसे हम कहते हैं इंडोस्पर्म। ओके, उसे बायोलॉजिकल भाषा में इंडोस्पर्म कहा जाता है। उसमें छोटा सा भ्रूण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप जब दोहरा निषेचन हो जाता है तो इंडोस्पर्म, सीड और फल का निर्माण हो जाता है। फल अंडाशय से बनता है यानी कि ओवरी से बनता है और बीजांड से क्या बनता है यानी कि ओव्यूल से बनता है बीज। अब इनका एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल के माध्यम से क्या होता है, इनमें कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और इनका प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए इनमें जो होते हैं बीजों तथा फलों का डिस्पर्सल वायु के द्वारा होता है, जंतु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। जो जल के किनारे, जल वाले जलाशय होते हैं उनके किनारे जो पौधे उगते हैं उनमें जल द्वारा होता है तथा विस्फोट द्वारा होता है। इनमें जो डिस्पर्सल होता है वो 3-4 माध्यम से होता है। विस्फोट द्वारा, कुछ में चटक कर जैसे फल चटकेगा और दूर दूर से जाकर पौधे बीज गिरेंगे जाके। ठीक है, इसके अलावा हम इसके एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनके वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्गीकरण करने में किन किन लोगों का योगदान रहा और इसका जो वर्गीकरण सिस्टम है वो कितने भागों में बटा है। तो देखिए, जो वर्गीकरण का सबसे पहले पौधों का वर्गीकरण किया था ओसवाल्ड टिप्पो ने किया था डाइकोटिलेडॉन्स तथा मोनोकोटिलेडॉन्स में। ठीक है, उन्हें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में मोटा मोटा मतलब ऐसे ही वर्गीकृत कर दिया था। आगे हम बात करते हैं सही ढंग से जो क्लासिफिकेशन किया गया था। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम दिया गया था, नेचुरल सिस्टम दिया गया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया गया था यानी कि कृत्रिम पद्धति और प्राकृतिक पद्धति, और ये हो गया जातिवृत्तीय पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो उसमें किस किस लोगों ने योगदान दिया और वर्गीकृत किया पौधों को। तो देख लिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें थियोफ्रस्टस जो हैं उन्होंने सबसे पहले पौधों को वर्गीकृत करने का निर्णय लिया था और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। तो थियोफ्रस्टस जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 480 प्लांट्स का जिक्र किया गया था और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने पौधों को ट्री यानी कि जो वृक्ष होते हैं, सर्ब्स यानी कि झाड़ियाँ, अंडर सर्ब्स यानी कि छोटी झाड़ियाँ, और बात करते हैं हर्ब की यानी कि साग, जो साग पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें वर्गीकृत किया यानी कि बड़े से छोटे की ओर इन्होंने वर्गीकृत किया। इसके अलावा इन्होंने एनियल यानी कि 1 वर्षीय, बाई एनुअल 2 वर्षीय, पर एनियल यानी कि बहुवर्षीय पौधों में वर्गीकृत किया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर आता है कैरोलस लिनियस का। ये भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम यानी कि जाति प्लांटेरम। ठीक है, जो 1753 में पब्लिश हुई, और जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक लिखी जो 1754 में पब्लिश हुई। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने पौधों को वर्गीकृत किया
और पुंकेसरों की संख्या के आधार पर, जो पुंकेसर होते हैं यानी कि इसका मेल जननांग जो होता है पौधे का, उसे कहते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसरों की संख्या के आधार पर उन्होंने 24 भागों में पौधों को बांटा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कितने भागों में बांटा? 24 भागों में। और इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो कैरोलस लिनियस ने दिया। ओके, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। ओके, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकी के जनक के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड सिस्टम की। तो सेकेंड सिस्टम जो है नेचुरल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम यानी कि प्राकृतिक सिस्टम। इसमें बेंथम एवं हुकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। उसमें उन्होंने 97,205 स्पीसीज यानी कि जातियों को 202 गणों में बांटा। ठीक है, गणों में बांटा। गणों को इन्हें कोहार्ट्स कहा था, गणों में बांटा। और गणों को आज हम फैमिली के नाम से जानते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं उनका हमें अगर अध्ययन करना है टोटल प्लांट्स का, तो हमें 202 फैमिली का अध्ययन करना पड़ेगा। ओके, 202 कुल का अध्ययन करना पड़ेगा। 202 कुल के माध्यम से हम विभिन्न पौधों को पढ़ पाएंगे। आगे हम बात करते हैं ये कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एंगलर एंड प्रेंटल हैं। हचिंसन को याद रखना, इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, इन्होंने तो बहुत विस्तार से ही इसका वर्णन किया गया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्होंने इसमें 411 कुलों में बांटा था। पौधों को कितने भागों में बांटा था? 411 कुलों में बांटा गया था। ठीक है, इसके बाद तख्ताजन ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ए सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो हम आपसे यही करना चाह रहे हैं। आज का मेरा ये थीम है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, मंजिल को पाने के लिए आप कभी भी डरे नहीं। डर कर कभी मंजिल प्राप्त नहीं होती है। तो डरने से कुछ नहीं होता है। चाहे कितनी भी कठिन शिक्षा हो, हमें वो ग्रहण करनी है और अपनी मंजिल को पाना है। ओके, आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एक NCERT बायोलॉजी का सीरीज लेकर चल रहे हैं जो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है, और NCERT बायोलॉजी की जो अध्ययन करना चाहते हैं, नीट के बच्चे हों, तो उनके लिए, सबके लिए वीडियो जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसके बाद भी हम बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं जो आपके लिए प्रोवाइड होंगी। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।